वैम्पायर कबीले की शक्ति प्यार थी और इसे जोर से कहने पर लोग जरूर हंसते। जैसा कि उम्मीद थी, दूसरे छात्र उसकी क्षमताओं का मजाक उड़ाने लगे। प्रिंसिपल ने एलिसा को बैठने और ध्यान देने के लिए कहा, फिर 13 कबीले की शक्तियों का परिचय देना शुरू किया। प्रिंसिपल ने नीदरलैंड्स के टोवा कबीले का जिक्र किया, जो तैरने की क्षमता के लिए जाना जाता था, एक उपयोगी कौशल, क्योंकि आम तौर पर वैम्पायर तैर नहीं सकते। उसी समय ड्रैकुला अपने गुलाम के साथ टोवा कबीले का पत्थर लेकर नाव चला रहा था और उसने अपने गुलाम को पत्थर लाने के लिए पानी में कूदने का आदेश दिया। एलिसा बिना किसी की नजर में आए यह सब देख रही थी। लार्स ने देखा कि एलिसा परेशान लग रही है और उसने अपनी दिमाग पढ़ने की क्षमता का उपयोग कर उसकी सोच में झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे एलिसा की मां की यादें मिली। एलिसा को तुरंत एहसास हुआ कि लार्स उसकी सोच पढ़ रहा है और उसने तुरंत उसे रोक दिया। वह अपना प्लेट उठाकर भोजन कक्ष से बाहर चली गई। सेवक क्वार्टर की ओर बढ़ते हुए वह अपने दत्तक पिता को खोजने गई। वहाँ उसने उन पर अपनी माँ के जीवन के बारे में अधिक बताने का दबाव डाला। उसके दत्तक पिता ने समझाया कि एलिसा के पिता कबीले के बीच युद्ध में मारे गए थे। उसकी मां ने दुनिया से और सूर्य के प्रकाश से खुद को दूर करने का निर्णय लिया, जिसे एलिसा समझ नहीं सकी। क्या यह सच में प्यार था? उसने अपने दत्तक पिता से पूछा। उसने अपने हाथ में रोशनी के बारे में पूछा, लेकिन उसके पिता ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और केवल यह कहा कि उस रोशनी को अगला सही हकदार मिल जाएगा। एलिसा अपने दत्तक पिता के इनकार से नाराज हो गई और उनसे बहस करने के बाद वहाँ से चली गई। एलिसा अपनी कक्षा में लौटी, अपनी अलमारी खोली और एक बोतल पवित्र जल निकाला। उसने लार्स की 2 बहनों को सबक सिखाने की ठान ली और उनके परफ्यूम की जगह पवित्र जल भर दिया। अगली सुबह जब उन्होंने परफ्यूम छिड़का तो पवित्र जल ने उन्हें जला दिया, जैसा कि एलिसा ने योजना बनाई थी। लार्स जानता था कि यह एलिसा की ही करतूत थी, लेकिन उसने तुरंत उसे बेनकाब नहीं किया। इस बीच प्रिंसिपल ने रूबी स्टोन को काउंटेस को सौंप दिया और उससे इसे सुरक्षित रखने के लिए कहा। तनका, जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था, उसने यह घटना ड्रैकुला को रिपोर्ट की कि वह एलिसा पर नजर रखे और पता लगाए कि वह असल में कौन है। उसी समय एक लड़की जहाज पर एक भेड़िए के साथ प्रकट हुई, जिससे तुरंत तनाव बढ़ गया क्योंकि सभी ने अपनी फैंस दांत दिखा दिए। भेड़िए लंबे समय से विलुप्त माने जा रहे थे। लड़की ने अपना परिचय आइवी के रूप में दिया और कहा कि वह लेकाना कबीले की वंशज है। प्रिंसिपल ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने आइवी को हिरासत में ले लिया। हालांकि लार्स ने अपनी मन पढ़ने की क्षमता का उपयोग करके यह पुष्टि की कि आइवी सच बोल रही थी। आइवी ने समझाया कि उसके साथ मौजूद भेड़िया उसका पालतू नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई सीमोर है। प्रिंसिपल ने आइवी को स्कूल में रहने की अनुमति दे दी, जबकि अधिकांश लोग वेयरवुल्फ्स के प्रति दुश्मनी रखते थे। एलिसा ने आइवी से दोस्ती करने की पहल की। दोनों जल्दी ही डेस्क पार्टनर बन गए। आइवी ने एलिसा से उसकी नोटबुक उधार मांगी ताकि वह नोट्स की नकल कर सके और एलिसा ने खुशी खुशी उसे अपनी नोटबुक दे दी। और भ्रम जो वह देख रही थी, टोंका जो पास ही खड़ा था, उसने नोटबुक और उसकी सामग्री देखी। आज का पाठ विभिन्न प्रकार के वैम्पायरों को अलग अलग पहचानने के बारे में था, जिन्हें व्यापक रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था, ब्लडलाइन वैम्पायर और शैडो वैम्पायर। ब्लडलाइन वैम्पायर वे होते हैं जो वैम्पायर के रूप में जन्मे होते हैं, ड्रैकुला के वंशज। दूसरी ओर शैडो वैम्पायर वे मनुष्य होते हैं जो वैम्पायर में बदल दिए जाते हैं। लार्स ने सीधे शैडो वैम्पायरों को गुलाम कहकर संबोधित किया, जो एलिसा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आइवी यह देखकर पूछ बैठी कि क्या एलिसा और लार्स प्रेमी हैं। लार्स थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब नहीं दे पाया, जबकि एलिसा ने तुरंत इनकार कर दिया जैसे ही दिन समाप्त हुआ। एलिसा, जिसने आखिरकार एक नया दोस्त बना लिया था, आइवी के साथ बातें करने का आनंद ले रही थी। हालांकि उस रात एलिसा अपने ताबूत में लेटी, लेकिन सो नहीं पाई। उसके हाथ पर रोशनी भी नहीं आई थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। उसने लुसियानो को जगाया और पुस्तकालय का स्थान पूछा। लार्स, जो उनकी बातचीत सुन रहा था, चुपके से उनका पीछा करने लगा और टोंका, जो पीछे छूटना नहीं चाहती थी, तुरंत अपने पंख फड़फड़ाते हुए पीछे हो ली। हालांकि एलिसा को यह नहीं पता था कि सबसे बड़ा खतरा लार्स या टोंका नहीं था, बल्कि यह था कि कैल्विना का समूह भी वहां पहुंच चुका था। निकट की एक इमारत ने मानव रूप धारण कर लिया और कांच के माध्यम से एलिसा की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। एलिसा ड्रैकुला से संबंधित किताबों की तलाश कर रही थी और अप्रत्याशित रूप से उसे एक किताब मिल गई। तभी कैल्विना का बेटा निक्कू भी एक किताब खरीदने के लिए पुस्तकालय में आया। दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर बहुत खुश हुए। लार्स यह देखकर थोड़ा ईर्ष्या महसूस करने लगा। निक्कू ने एलिसा को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया और दोनों खुशी खुशी पुस्तकालय से साथ निकल गए। टोंका ने उस किताब की जानकारी ड्रैकुला को दी, जिसने महसूस किया कि उसमें कुछ खास चीज छिपी हुई है। ड्रैकुला ने टोंका को तुरंत किताब नष्ट करने का आदेश दिया। इस बीच उस रेस्टोरेंट में जिसे निक्कू ने चुना था और जो धूप के नीचे स्थित था, एलिसा ने निक्कू के निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहा। उसने खुद को सूरज से बचाने के लिए एक छाता लिया। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। निक्कू उसकी भाषाई क्षमताओं से प्रभावित हुआ और उत्साहित होकर एलिसा का हाथ पकड़ लिया। लार्स क्रोधित और यह सहन न कर पाने वाला
वह और सहन नहीं कर सका और तुरंत रेस्तरां से निकल गया। उसने तो टोंका को भी बिना देखे ही पार कर दिया। टोंका रसोई में गई, एक वेटर को रोका और उसकी वर्दी पहन ली। उसने बाहर जाकर टेबल साफ करना शुरू कर दिया। हालांकि शेफ ने जमीन पर पड़े शव को देख लिया और जोर से चीख पड़ी। स्थिति बिगड़ती देख टोंका ने किताब उठाई और भाग गई। अलीसा और नेकू उसका पीछा करने लगे। सड़क पर दौड़ते हुए उन्हें पुलिस ने रोक लिया। अलीसा और नेकू को अस्थायी रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए वेटर के कपड़े उतार लिए गए थे। अलीसा ने अंदाजा लगाया कि अपराधी वही हो सकता है जिसने उसकी किताब चुराई थी और उसे शक था कि वह इंसान भी नहीं हो सकता। उन्हें जल्दी से भागना था। नेकू दरवाजा खोलने के लिए पिन का इस्तेमाल करने वाला था, जबकि अलीसा ने अपनी ताकत से सलाखों को तोड़ दिया। उसने जल्दी से सलाखों को फिर से उनकी जगह पर लगा दिया और नेकू से कहा कि सलाखें टूट गई थीं, लेकिन वह उन्हें अकेले ठीक नहीं कर सकती। ने झिझकते हुए कोशिश की, लेकिन जब उसने थोड़ी ताकत लगाई तो सलाखें आसानी से हट गईं। एलिसा ने मौका पाकर उसकी ताकत की तारीफ की। दोनों ने खिड़की के जरिए सफलतापूर्वक भागने में कामयाबी पाई। एलिसा ने देखा कि पुलिस रेड मास्क समूह से भिड़ रही थी, जिसमें कैल्विना भी शामिल थी। एलिसा ने महसूस किया कि उसे जहाज पर लौटना होगा, लेकिन वह एलिसा से अलग होने का दर्द सहन नहीं कर सका। उसने उसे गले लगाया और वादा किया कि वे कल फिर मिलेंगे। यह पहली बार था जब एलिसा ने किसी का सच्चा अपनापन महसूस किया और उसी पल उसके हाथ पर फिर से प्रकाश उभर आया। एलिसा ने खुद को एक पत्थर की गुफा खोलते हुए पाया। उसने रस्सी पकड़ी और तुरंत वह एक समुद्र तट पर पहुंच गई। एलिसा अपने प्रियजनों और दोस्तों से घिरी हुई थी, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी वहाँ मौजूद थे। उसकी आंख से एक आंसू गिरा और वह पूरी तरह से घबरा गई, क्योंकि पिशाचों को रोने की अनुमति नहीं थी। जब एलिसा जहाज के करीब पहुंची, वह देख रही थी कि प्रधानाध्यापक सभी सवार लोगों की उपस्थिति ले रहे थे। कुछ घंटे पहले पुलिस विभाग के प्रमुख ने प्रधानाध्यापक से बात की थी और दोनों ने एक समझौता किया था, जब तक पिशाच इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, पुलिस प्रमुख उनके मामलों में दखल नहीं देगा। लेकिन वेटर की मौत ने इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया था। अब प्रधानाध्यापक यह पता लगाने के लिए उपस्थिति ले रहे थे कि हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है। उसी समय आइवी ने लार्स के पास जाकर उससे कहा कि वह एलिसा की गुप्त यात्रा को छुपाने में मदद करे। आइवी जानती थी कि लार्स को एलिसा पसंद थी। बिना झिझक लार्स एलिसा के पास गया और उसे जहाज के किनारे से चढ़ने का निर्देश दिया। एलिसा ने उसकी बात मानी और उसके पालक पिता उसे ढूंढ न पाने के कारण चिंतित हो गए। हालांकि थोड़ी देर बाद लार्स आत्मविश्वास के साथ जहाज पर चढ़ा, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर गया। इसी दौरान एलिसा भीड़ में मिल गई। लार्स को पकड़ लिया गया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उम्बर्टो एक संदूक लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ और इस मौके का फायदा उठाकर लार्स को तंग करने की योजना बनाई। उसने एक क्रूस निकाल कर दिखाया, लेकिन लार्स ने जल्दी ही उम्बर्टो ने चांदी का क्रूसिफिक्स प्रकट किया, जिसे लार्स सहन नहीं कर सका और घबराने लगा। सौभाग्य से काउंटेस समय पर वहां पहुंची और लार्स को ऑफिस ले गईं। हेडमास्टर ने लार्स के दांतों के बीच की दूरी मापी और पाया कि यह पीड़ित के घाव से मेल नहीं खाती, जिससे लार्स को संदिग्धों की सूची से बाहर कर दिया गया। इस बीच आइवी ने एलिसा को अपने जहाज के बाहर की गई हरकतों के बारे में सच बताने के लिए मजबूर किया। एलिसा ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि उसने एक पिशाच से सामना किया था जिसने किसी को काटा था। तभी उसका पालक पिता गुस्से में वहां आया और एलिसा को खींचकर ले गया। ऐसा लग रहा था कि आइवी के पास भी कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें वह दूसरों से छिपाना चाहती थी। एलिसा के पालक पिता ने उसे डांटते हुए पूछा कि वह जहाज से बाहर क्यों गई थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने मानव रक्त पिया है, यह याद दिलाते हुए कि 18 साल से कम उम्र के पिशाचों को मनुष्यों पर भोजन करने की सख्त मनाही है। एलिसा ने लगभग एक इंसान को चूमा था। एलिसा ने स्वीकार किया कि वह एक इंसानी लड़के से दोस्ती कर चुकी है। उसका पालक पिता यह सुनकर परेशान हो गया और खुद को दोष देने लगा और एलिसा का ध्यान ठीक से नहीं रख पाया। एलिसा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उसने और पूछा। तब उसे पता चला कि उसका पालक पिता रफाइला नाम की एक वैम्पायर से प्यार कर बैठा था, जो जहाज पर थी। हालांकि वैम्पायर कानून वैम्पायरों के लिए रिश्तों को सख्त मना करता था, खासकर उन वैम्पायरों के लिए जो शैडो वैम्पायर थे। इस बीच आइवी ने लार्स से संपर्क किया और बताया कि एलिसा ने शहर में एक वैम्पायर का सामना किया था और वह वैम्पायर उपिरी परिवार से था। यह भी पता चला कि टोंका, जो एलिसा का पीछा कर रहा था, वह भी उपिरी वंश का था। गुलाबी रत्न जो ड्रैकुला ने टोंका को दिया था, वह आइवी के परिवार का था। इसी समय एलिसा डेक पर चली गई और आइवी बातचीत शुरू करने ही वाली थी कि अचानक एलिसा के हाथ चमकने लगे। एलिसा एक जीवंत दृष्टि में खींची गई, जहां उसने देखा कि ड्रैकुला एक रस्सी पकड़कर एक खूबसूरत समुद्र तट पर एक भ्रम में प्रवेश कर रहा है। ड्रैकुला के साथ एक तूफानी आकाश था और उस तूफान में एलिसा के माता पिता गायब हो गए। एलिसा उस सपने से जागी तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और भी अजीब बात यह थी कि ड्रैकुला की आंखें भी हल्की सी नम थीं। वह सोचने लगा कि आखिर एलिसा की क्षमताएं क्या थीं। एलिसा खुद को समझाने में असमर्थ जल्दी से निचले डेक की ओर भाग गई, लेकिन उसे काउंटेस ने पकड़ लिया, जो उसे ऑफिस ले गई ताकि उसके दांत मापे जा सकें। परिणाम से पता चला कि एलिसा के दांत
कक्षा में वापस आइवी और लार्स एलिसा के पास गए और उसे आश्वासन दिया कि वे उसके रोने के रहस्य को गुप्त रखेंगे। लार्स ने खुलासा किया कि उसे पता था कि एलिसा द्वारा देखी गई रोशनी स्पार थी, एक शक्तिशाली शक्ति जो पिशाचों को भी नष्ट कर सकती थी। लार्स को यह बात मैग्नस ने बताई थी। उसी समय काउंटेस कक्षा में आई और घोषणा की कि सभी की जांच की जा चुकी है और हत्यारा उनके बीच नहीं है। हालांकि वह यह नहीं जानती थी कि टोंका पहले ही जहाज पर था, जिसने चूहे का रूप धारण कर लिया था और कक्षा में छिपा हुआ था। आज कक्षा फ्रांस के पायरस परिवार की विशेष क्षमताओं के बारे में सीखने वाली थी। यह पाठ जोआन द्वारा पढ़ाया जाना था, जो पायरस परिवार का उत्तराधिकारी था। हालांकि मैल्कम ने इस क्षमता को कमतर आंका। काउंटेस ने तुरंत उसे खिड़की तक घसीटा और पर्दे खोल दिए। सूरज की रोशनी मैल्कम को जला रही थी। मैल्कम की चीख दर्द से गूंज उठी। जोआन ने पतंगों का एक झुंड छोड़ा और धीरे धीरे एक जादू पढ़ने लगी। पतंगे तुरंत खिड़की पर जा जुटी, सूरज की रोशनी को रोकते हुए, और मैल्कम को बचा लिया कि वह इस सबक को अच्छी तरह से याद रखे। कक्षा के बाद एलिसा का समूह जहाज के निचले डेक की ओर गया। आइवी ने एलिसा को बताया कि उसने देखा कि ड्रैकुला ने टोंका को एक इंसान में बदल दिया और उसे एक अंगूठी निगलने पर मजबूर किया। शुरू में आइवी ने योजना बनाई थी कि वह केवल माणिक रूबी ढूंढेगी और जहाज पर मौजूद लोगों की परवाह किए बिना चली जाएगी। एलिसा ने उल्लेख किया कि कोई व्यक्ति माणिक को चुराने की कोशिश कर रहा था ताकि वह अपने पालक पिता का ध्यान खींच सके, लेकिन इस समय वह राफाएला के ख्यालों में डूबा हुआ था। एलिसा ने उन्हें अधिक विनम्र होने की याद दिलाई, लेकिन उनके पालक पिता ने जोर देकर कहा कि जब वे परिवार के सम्मेलन में जाएंगे तो वह अनुरोध करेंगे कि वैम्पायर गुलामों को प्रेम करने की अनुमति दी जाए। यह अनुरोध राफाएला के पालक पिता पर आरोप लगाने का कारण बन सकता था, लेकिन वह इतने गहरे प्रेम में डूबे हुए थे कि इससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यह सुनकर एलिसा नाराज हो गई और बाहर चली गई। उसके पालक पिता उसके पीछे दौड़े, उम्मीद करते हुए कि वह उनके भावनाओं को समझेगी। एलिसा उनके शब्दों से हिल गई थी। इस बीच उस कमरे से एक चीख सुनाई दी।